आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल। भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे भूगोल बिल्कुल एकदम जीरो से जेन्युइन से हम लोग बिल्कुल एकदम जेन्युइन से स्टार्ट करेंगे, जीरो से लेवल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है। और हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को ब्रह्मांड किसे कहते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है। एकदम जीरो से भूगोल लेकर के हम चल रहे हैं। ठीक। और ये हमारा प्रतिदिन एक नया नया वीडियो भूगोल का आता रहेगा। ठीक है। तो और जितना भी मैं पढ़ाऊंगा इनमें से लगभग लगभग कुछ ना कुछ तो एग्जाम में मिल ही जाएगा। और ऐसा जो क्वेश्चन, ऐसा जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि हर टॉपिक से एक दो चार जो भी हो, ठीक, क्वेश्चन जरूर किसी ना किसी एग्जाम में मिल जाएगा। और ये भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है ये सारा, कि हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक। तो हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक। तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि ये जो हम लोग जहाँ निवास कर रहे हैं ये क्या है। और ये जो जहाँ हम लोग निवास कर रहे हैं ये हम लोग की पृथ्वी है। और ये पृथ्वी कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है, किसका चक्कर लगा ले, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक। तो ब्रह्मांड पे चलेंगे। ब्रह्मांड किसे कहते हैं, ब्रह्मांड पूरे पृथ्वी को, ग्रहों को, उपग्रहों को, आकाश गंगाओं को, तारों को, इन सारे समूहों को मिला करके, इन सारे चीजों को मिला करके क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। जो ब्रह्मांड की परिकल्पना हम लोग नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना बड़ा है, या सोचने समझने की दृष्टि से, ठीक ना, आकार की दृष्टि से और परिणाम की दृष्टि से ये बहुत बड़ा है ब्रह्मांड अपने आप में। ब्रह्मांड अपने आप में बहुत बड़ा है। लेकिन ब्रह्मांड को जिस विज्ञान के तहत, जिस वैज्ञानिक स्थिति के, वैज्ञानिक के तहत अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक के तहत अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं कॉस्मोलॉजी। अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्मोलॉजी और हिंदी में कहते हैं ब्रह्मांड विज्ञान। क्या कहते हैं, ब्रह्मांड विज्ञान। इनको ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड के अध्ययन को वैज्ञानिक तरीके से जब इसे अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, तो इसमें कॉस्मोलॉजी अंग्रेजी में और हिंदी में ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। ये इससे क्वेश्चन भी आता है, कॉस्मोलॉजी किसे कहते हैं। बहुत लोग नहीं जानते हैं, नहीं समझ पाते हैं किसे कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो ब्रह्मांड के वैज्ञानिक अध्ययन को ही कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा भी है कई बार, हम देखे हैं ये क्वेश्चन, कई वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक। तो सबसे पहले कि अगर आप लोग मेरा चैनल अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बड़ी मेहनत से ये वीडियो बन रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कोई रुपया पैसा नहीं खर्च हो रहा है, बस एक बटन दबाइए, आप लोगों का प्यार सहयोग हमें मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को जब अध्ययन किया जा रहा था तो कुछ खगोलविद, कुछ खगोल वैज्ञानिकों ने अपने अपने जब अध्ययन किए तो अपने अपने मत दिए कि ब्रह्मांड ऐसा है, ब्रह्मांड में ये है, ब्रह्मांड में वो है, ब्रह्मांड की केंद्र ये है, इनको केंद्र माना गया, उनको केंद्र मान। ये कुछ खगोलविद ऐसे हैं जो अपने अपने मत को दिए। जैसे कोई भी किसी भी एक टॉपिक पे अगर 10 लोग बैठ के रिसर्च कर रहे हैं तो 10 लोगों का रिजल्ट अलग अलग आता है। ठीक। तो उसी प्रकार से जब ब्रह्मांड का अध्ययन चल रहा था तो सभी वैज्ञानिकों ने, सभी खगोलविदों ने अपना अपना अध्ययन करके अपना अपना रिजल्ट दिया था। तो खगोलविदों का मत क्या था, जो एक मिस्र यूनानी के खगोल शास्त्र थे, उनका नाम था क्लॉडियस टॉलमी। क्लॉडियस टॉलमी ने जब अपने सिद्धांत, अपने इस अध्ययन को जब कंप्लीट किया, नियमित तरीके से जब अध्ययन किया और इन्हें कंप्लीट किया,
तो उन्हें क्या कहा कि वो जब नियमित तरीके से अध्ययन किए तो उस अध्ययन को भूकेंद्रीय सिद्धांत माना। ठीक है, भूकेंद्रीय सिद्धांत माना। भूकेंद्रीय सिद्धांत क्यों माना? उन्होंने जब अध्ययन किया तो देखा कि पृथ्वी को ये बताया कि जो हमारी पृथ्वी हो ब्रह्मांड का क्या है? केंद्र है, ब्रह्मांड का केंद्र है। टालमी ने बताया भू के उसी अध्ययन के जब अध्ययन किया उसी सिद्धांत को माना गया भू केंद्रीय सिद्धांत। पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना कौन माने? टालमी ने माने। लेकिन इन्हीं के जस्ट बाद जब दूसरे खगोलविद ने अध्ययन किए, पोलैंड के रहने वाले हैं ये निकोलस कापरनिकस। ठीक है, निकोलस कापरनिकस ने जब अध्ययन किया, इनका कार्यकाल देख लेते हैं हम लोग कहाँ तक है। इनका जो कार्यकाल है, आयुकाल है 1473 से 1543 तक इनका आयुकाल है। ठीक है, इतने तक ये रहे। जब इन्होंने अध्ययन किया, कापरनिकस ने ब्रह्मांड के केंद्र में जब अध्ययन किया तो ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य को बताया। किनको? सूर्य को। और ये बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ जितने भी ग्रह हैं वो सब सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। इन्होंने जब अध्ययन किया तब बताया कापरनिकस ने। सूर्य कहा कि सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना और जितने भी ग्रह हैं वह सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, इन्होंने बताया। और इसी सिद्धांत को, इसी अध्ययन के जब अध्ययन किए तो इनका एक सिद्धांत जो बना, इसी सिद्धांत को सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया। लेकिन इस कापरनिकस को इस समय आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक माने जाते हैं। आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक माने जाते हैं। कौन? पोलैंड के जो कापरनिकस हैं। बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन में ऐसे पूछ दिया जाएगा आपको, कापरनिकस कहाँ के रहने वाले हैं? तो पोलैंड के रहने वाले। इनका सिद्धांत क्या था? इनके सिद्धांत का क्या नाम था? ठीक ना? तो इनके सिद्धांत का क्या नाम था? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत था। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत था। क्यों सूर्य केंद्रीय सिद्धांत था? क्योंकि इन्होंने जब अध्ययन किया तो ये पाया कि जो सूर्य है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। लेकिन यही टालमी ने क्या बताया कि जो पृथ्वी है वो क्या है? ब्रह्मांड का केंद्र है। तो जो पृथ्वी को लेके जब बताया तो उसे भू केंद्रीय सिद्धांत इन्होंने दिया। और जब कापरनिकस ने सूर्य को जब केंद्र माना, सूर्य को केंद्रीय ब्रह्मांड का केंद्र माना, तो उसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया गया और इन्हें आधुनिक खगोलशास्त्र का जनक माना जाता है। चलिए आते हैं वर्ष 1610 ईस्वी में इटली के रहने वाले, ठीक ना, गैलीलियो कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के रहने वाले हैं। अब गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया। ये तो सभी लोग जानते हैं, ऐसा बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के रहने वाले हैं। ये नए तरीके से, ठीक ना, नए तरीके से अध्ययन किया। 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रेक के सहायक, ठीक ना, जोहानेस केपलर। लेकिन इसके जस्ट बाद 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रेक के सहायक जोहानेस केपलर। देखिए पहले के जमाने में जो ये खगोलविद थे, ये जितने भी स्टडी करने वाले थे, इनका नाम भी बहुत टेढ़ा टेढ़ा है साला, जो हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, नाम भी बहुत टेढ़ा टेढ़ा ये लोग रखे थे। 1571 ईस्वी से 1630 ईस्वी तक इनका आयुकाल रहा है। इन्होंने ग्रही कक्षाओं के नियमों की खोज किया। कौन? जोहानेस केपलर ने ग्रही, ठीक ना, कक्षाओं का इन्होंने क्या किया? ऑर्बिट का इन्होंने सिद्धांतों का खोज किया। ये सूर्य को ही ब्रह्मांड का केंद्र माना। ये भी क्या किए? सूर्य को ही, जब इन्होंने देखा कि
सभी क्या कर रहे हैं कि सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ये जब सिद्ध कर दिए कि सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, तो इन्होंने जब अपना अध्ययन किया, अपना सिद्धांत लाया, तो उसमें देखा, उसमें ये इसने पाया, ठीक ना, कि जितने भी ग्रह हैं सूर्य के क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो वो जब चक्कर लगाते हुए देखा कि ऐसे राउंड राउंड में ये चक्कर लगा रहे हैं, तो उसी को इन्होंने नाम दिया ग्रही, ठीक ना, ग्रही कक्षा, ऑर्बिट। ये जो शब्द है ग्रही कक्षा, ऑर्बिट, ये आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, ठीक ना। तो ये शब्द का नाम इन्होंने दिया। के नियमों का खोज किया। इन्होंने ब्रह्मांड को ही सूर्य का केंद्र माना। नवीन खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। इनको नवीन खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। किनको? इनको माना है जोहानेस कैपलर को। ठीक, चलिए अब लोग हम आगे आते हैं। ब्रिटेन के अगला जो खगोलविद हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रिटेन के। क्या नाम है? विलियम हर्सले। विलियम हर्सले ने दूरबीन की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया। दूरबीन किनका था? किनका खोज किया हुआ था? गैलीलियो का। लेकिन उस दूरबीन की सहायता से इन्होंने, कौन? विलियम हर्सले ने दूरबीन की सहायता से एक नए तरीके से अध्ययन किया। बताया कि आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। जो आकाश गंगा है वह ब्रह्मांड का क्या है? एक अंश मात्र है, बहुत छोटा सा एक अंश मात्र है, उन्होंने बताया। ठीक, 20वीं शताब्दी में दुग्ध मेखला, मंदाकिनी जिसे कहते हैं, दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। 20वीं शताब्दी में दुग्ध मेखला की, मंदाकिनी की तस्वीर स्पष्ट हुई। देखा गया तो स्पष्ट किया गया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र नहीं है। देखा गया, अब इन्होंने बता रहा है कि जो सूर्य है वह ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। ठीक, जो सूर्य है वह ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, इन्होंने बता रहे हैं। जब दूरबीन से इन्होंने स्पष्ट किया, कौन? विलियम हर्सले ने जब पढ़ा तो अध्ययन किया तो देखा कि जो सूर्य है वह ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। क्यों केंद्र नहीं है? क्योंकि ये दुग्ध मेखला जो मंदाकिनी जब स्पष्ट हुई, जब मंदाकिनी निकली, तो उसके तस्वीर पर देखा गया कि मंदाकिनी के किनारे एक छोरे पर जो सूर्य है, ठीक है, जो सूर्य है वो किसी एक छोरे पर स्थित है, और उस सूर्य को चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। अब सोच लीजिए कि ब्रह्मांड में मंदाकिनी कितनी बड़ी थी, कि इन्होंने स्पष्ट कर रहे हैं कि जो मंदाकिनी थी उसके एक छोरे पर, किसी एक किनारे पर सूर्य को देखा गया था। इन्होंने दूरबीन से स्पष्ट किया था, बताया है। ठीक, विलियम हर्सले ने। वहीं दूसरी तरफ 1925 में अमेरिका के रहने वाले एडविनेस हबल, ठीक ना, स्पष्ट किया कि दृश्य पथ पर ब्रह्मांड का व्यास, दृश्य पथ पर मतलब दिखने वाले पथ पर जो ब्रह्मांड का व्यास है वो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। इन्होंने अध्ययन किया, कौन? एडविन हब्बल ने अध्ययन किया कि आकाश गंगाओं की दूरी बढ़ रही है। इन्होंने बताया कि जो आकाश गंगा की दूरी है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। जो उसमें आकाश गंगाएं हैं उनकी जो स्पेस है वो बढ़ रही है, वो खिसकते जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर हटते जा रहे हैं। ठीक, बताया बढ़ रही है, ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। जब बढ़ रही है उसकी जो दूरी होगी वो बढ़ेगी तो ये और तनाव होगा चारों तरफ से, तो ब्रह्मांड क्या हो रहा है? फैलता जा रहा है। जैसे गुब्बारे में हवा भरिए तो गुब्बारा छोटा सा रहता है, जब हवा भरेंगे तो जितना ही हवा उसमें जाएगी, जितना ही एयर पास होगा, उतना ही वो क्या होता है? गुब्बारा फैलता जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब गुब्बारा फैलते फैलते जो उसकी परत होती है एकदम कमजोर हो जाती है,
तो जो हवा का जो प्रेशर होता है जब बढ़ता जाता है, गुब्बारे के अंदर प्रेशर होता है बढ़ता जाता है, एक समय ऐसा आता है गुब्बारा फट जाता है। ठीक है, तो वही वही चीज यहाँ पर इन्होंने बताया। कौन? अमेरिकी अमेरिका के जो खगोलविद हैं, इन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड हमारा फैलता जा रहा है, एक निश्चित समय पर, ठीक ना, महाक्रंच के रूप में एक बिंदु समाहित होकर, एक बिंदु में समाहित होकर ब्लैक होल में शामिल होकर नष्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने बताया कि जब ये फैलता जाएगा तो यह एक बिंदु पर कहा गया, एक बिंदु पर समाहित होकर ब्लैक होल में ये क्या होकर के जाकर सम्मिलित होकर के ये नष्ट हो जाएगा, इन्होंने बताया। ठीक है, तो हम लोग इतना जाने। देखिए इंपॉर्टेंट, अभी इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बनने वाला है। आपको बन सकता है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, टालमी का सिद्धांत कौन सा था? ये प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ, ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाले, वनडे एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको हल्के में मत लीजिए। और एकदम रहता है साधारण सा, लेकिन बहुत लोग कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कोपरनिकस का कार्यकाल कितने समय तक रहा? ये तो बहुत कभी पूछा जाता है। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किनका है? ठीक ना, गैलीलियो कहाँ के रहने वाले हैं? गैलीलियो का आविष्कार क्या है? या दूरबीन का आविष्कार किसने किया? ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब हम लोग आते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इसका उत्पत्ति, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है कि ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे आया, ब्रह्मांड क्या है, वो तो हम लोग देखे हैं। ठीक है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक ना, ओरिजिन कैसे हुआ है, ये हम लोग जानते हैं। तो 4 तरीके से बताया गया। एक महाविस्फोटक सिद्धांत बताया गया, स्फीति का सिद्धांत बताया गया है, साम्यावस्था का सिद्धांत जिसे सतत सिद्धांत भी कहते हैं, दोलन का सिद्धांत, ये 4 सिद्धांत हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था? जब अध्ययन किया उत्पत्ति के दौरान, जब अध्ययन हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, तो महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था? एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। स्फीति का सिद्धांत अनेल गुथ ने दिया था। साम्यवादी सिद्धांत का या सततवाद सिद्धांत को किसने नाम दिया था? थॉमस गोल्ड ने दिया था, हार्मन बॉन्डी ने दिया था, फ्रेड हॉयल ने दिया था। दोलन का सिद्धांत किनका है? आर्थर एडविन ग्रहम का है। ठीक है, तो अब लोग हम लोग कल अगले वीडियो में यहां से ये सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके बाद ये सिद्धांत, उसके बाद ये सिद्धांत, ये सिद्धांत, ये चारों सिद्धांत अगले वीडियो में हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया, ये तो हम लोगों का इतना खत्म हो गया। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे महाविस्फोटक सिद्धांत, चारों सिद्धांत क्या हैं, ठीक ना, इनके तहत क्या क्या अध्ययन किया गया था, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको इस पर पढ़ने को मिलेंगी। थैंक यू।